हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। आगे बढ़ते हैं लेक्चर में और हम करने वाले हैं यहाँ से डेफिनेशन से। आई होप आपने पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा। हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में। मैंने कहा था कोई बिजनेस, कोई कुछ नया जो ऐसा कुछ करना चाहता है जिसमें वो खुद अपना मालिक बने, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, कुछ भी एक्टिविटी हो, कोई भी स्किल हो, करना चाहता है तो ये चैप्टर उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके। तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 डेफिनेशन दिए हुए हैं, आई थिंक 2 ही हैं। 3 दिया हुआ है, चलो तीनों पढ़ लेंगे, कोई नहीं। पहला डेफिनेशन है हार्वर्ड स्टीवनसन, अ लॉन्ग टाइम प्रोफेसर एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। ओके, तो बहुत ही बड़े बिजनेस स्कूल, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बहुत बड़ा नाम है। वहाँ के प्रोफेसर इन्होंने एक डेफिनेशन दिया है कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ परसुएट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड रिसोर्सेज कंट्रोल। सिंपल भाषा में या सिंपल सेंटेंसेस में कहो तो जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो मौके की तलाश करती है, ऐसे मौके की जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। मतलब अवेलेबल का इन द सेंस कि मतलब अभी अवेलेबल नहीं है, यानी ऑलरेडी जो लोग कर चुके हैं उससे कुछ आगे और परे और आगे तक की बातें सोचना। जो मार्केट में है वो नहीं, वो तो ठीक है, उसमें भी लोग नए नए इनोवेटिव आइडिया ढूंढते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ अलग से और आगे की सोचना। जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, पेट्रोल। बोलोगे सर पेट्रोल कौन कौन सा नॉर्मल प्रोडक्ट है? पेट्रोल बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, पेट्रोल खोजने की बात कर रहा हूँ। अगर हम देखें तो लगभग इंसान कई हजार सालों से हैं धरती पे, ठीक है, लेकिन पेट्रोल जो है वो रिसेंटली इस्तेमाल करना स्टार्ट किया गया है कुछ 100 सालों पहले, ठीक है। 100 मतलब 100 नहीं, 200 300 400 500 सालों पहले। यानी पेट्रोल धरती में ना जाने कब से है, लेकिन हमने इनोवेटिव आइडिया निकाल के अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ कई सारे रिसर्च करके किसी न किसी तरह हमने पेट्रोल खोज निकाला और आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पेट्रोल खत्म होने वाला है इसकी हम चर्चा कर ही रहे थे, मतलब होता ना कि कभी ना कभी पेट्रोल खत्म हो जाएगा। टीवी में एड्स तक आते थे कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो लोग साइकिल चलाएंगे वगैरह वगैरह ऐसा। लेकिन आज उस एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया है। पेट्रोल नहीं भी होगा तो हम इलेक्ट्रिसिटी से काम करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैसे जनरेट हो सकती है? वो वाटर से हो सकती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वो सूर्य से हो सकती है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल, कोयला वगैरह इस्तेमाल करके हो रहा है। तो कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं। ये कैसे कैसे बने? कहीं ना कहीं उस इनोवेटिव आइडिया से सारी चीजें आई हैं जो एक एंटरप्रेन्योर में होती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एंटरप्रेन्योर सिर्फ बिजनेसमैन को नहीं कहते, एंटरप्रेन्योर उन्हें भी कहते हैं जो कुछ नया सोच सकते हैं, नया दे सकते हैं लोगों को, समाज को, मार्केट को, ठीक है। तो ऑलरेडी मार्केट में जो अवेलेबल है, ये था ना, रिसोर्सेज कंट्रोल का मतलब ऑलरेडी मार्केट में लोगों का कब्जा है, ब्रांड्स पे, प्रोडक्ट्स पे, बहुत सारी चीजों पे। उससे भी परे को सोचना और नया निकाल के लाना, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो लोग और किसी ने सोची ना हो। जैसे नैनो कार, कार पहले भी बिक रही थी, लेकिन नैनो कार एक नई अपॉर्चुनिटी थी। 1 लाख रुपए में, 1.25 लाख रुपए में एक नॉर्मल फैमिली, एक नॉर्मल इंसान जो बाइक भी अफोर्ड, मतलब बाइक लेने के लिए भी सोचता है, वो कार में घूम सके। रतन टाटा ने बहुत ही अच्छा दिमाग लगा के अपनी ऐसी टीम तैयार करके वो उस कार को बनवाया था कि 1 लाख रुपए के आसपास में लोग उसको खरीद पाए। सबसे अफोर्डेबल कार आज के डेट में। लेकिन मतलब चली नहीं एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि बहुत लोगों ने उसकी बुराई की कि भाई बहुत ही चीप कार है, चीप कार, चीप चीप वर्ड इस्तेमाल किया गया। अफोर्डेबल इस्तेमाल करते तो ज्यादा फायदेमंद होता। पता ना कि बहुत सस्ती है तो लोग उस वजह से भी नहीं खरीदे, दिक्कत ये हो गई। वरना वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत अच्छी कार थी। वरना आज के डेट में देखो, कोई कार लेने का सोच पाएगा? नहीं सोच पाएगा। दूसरा डेफिनेशन, वेबस्टर डिक्शनरी गिव्स अ डेफिनेशन, एक डिक्शनरी से डेफिनेशन दिया गया है। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। ये हमने इसके पहले भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि भाई एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, रिस्क लेता है नुकसान का, ताकि कुछ पैसे कमा सके,
कुछ पैसे बना सके, ठीक ना। थोड़ी सर्दी हुई है मेरे को, तो गला थोड़ा अप डाउन है। आई होप आप एडजस्ट कर रहे रहोगे। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, एक और डिक्शनरी से एक डेफिनेशन देख लेते हैं इसे भी। एन एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु ऑर्गेनाइजेस सॉरी एंड ऑपरेट्स अ बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग इन ग्रेटर देन नॉर्मल फंक्शनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क सॉरी, इन ऑर्डर टू डू सो। ये भी सेम बात लिखी है। ऑर्गेनाइजेस हमने मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा। ऑर्गेनाइज करना मतलब क्या होता है, चीजों को अरेंज करना, इकट्ठा करना। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल इन्हें इकट्ठा करता है, इन्हें जोड़ता है, इन्हें इस तरह से अरेंज करता है कि एक बिजनेस ऑपरेशन अच्छे से चला सके, एक बिजनेस बना सके, जिसमें वो क्या करता है, एक फाइनेंशियल रिस्क लेता है क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल लाने में पैसा लगता है। या तो बैंक से लोन लेगा, या तो उसके पास होगी जेब में तो डालेगा। भले ही वो बैंक से ले या खुद के पास से डाले, अगर नुकसान हो तो झेलना किसे होगा, उस एंटरप्रेन्योर को ही झेलना होगा, ठीक है। चलो, आई होप आपने काफी कुछ एंटरप्रेन्योर के बारे में समझा। अब उसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी विशेषताओं के बारे में कुछ समझ लेते हैं, ताकि और अच्छे से क्लियर हो। सो पहला है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। बहुत अच्छी बात देखिए, इंटेलेक्चुअल मेन तो यही पॉइंट है ना, कि भाई उसके कुछ पास नया ही दिमाग है, नया ही आइडिया है उसके पास। उसके पास नया दिमाग है, नया आइडिया है कुछ तो, जो लोगों को देना चाहता है। इसलिए लिखा इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, यानी उसकी सोचने की तरीका कुछ अलग होगा आम लोगों से। सो एंटरप्रेन्योर इज अ क्रिएटिव थिंकर, यस, नई सोच वाला, बढ़िया सोच वाला। ही इज रीजनेबली गुड इंटेलिजेंस। रीजनेबली का मतलब होता है कि आम लोगों से, आम सोच से उसकी सोच थोड़ी ज्यादा बेहतर होती है, तभी तो बिजनेस कर पाएगा। ही हैज एबिलिटी टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशंस, यस, उसके पास ये भी काबिलियत होती है कि वो बिजनेस के अलग अलग संभावनाओं को समझ सके, मार्केट में देख सके कि क्या अच्छा और कर सकता हूं, क्या नया कर सकता हूं, क्या और चीजें ऐड कर सकता हूं, वो सोचता है। द एबिलिटी विल हेल्प हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजन, सही बात है। और उसकी जो काबिलियत होती है, वो काबिलियत की वजह से वो अच्छे अच्छे डिसीजन ले पाता है। और बिजनेस का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डिसीजन टेकिंग, टेकिंग ऑफ डिसीजन। वो बिजनेस ही नहीं, ये एक लीडर की पहचान होती है। क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योर जनरली एक लीडर ही होता है। इनोवेटर और लीडर दोनों ही उसी में आ जाते हैं। लीडर, अब चाहे वो समाज का लीडर हो, सरकार का लीडर हो, जो डिसीजन ले सके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज हमारे सरकार है, सरकार में मोदी, हम जनरली बहुत मोदी, नरेंद्र दास मोदी को बहुत ये करते हैं, क्योंकि वो मतलब डिसीजन मेकर हैं। उनके डिसीजन अच्छे हो या बुरे हो, बाद में, बात का पॉइंट, लेकिन डिसीजन इंसान लेता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वैसे ही एंटरप्रेन्योर भी होता है जो डिसीजन लेता है, और डिसीजन कैसे ले पाता है, उसकी अपनी काबिलियत के हिसाब से। फ्यूचर विजन, यस, भविष्य देखने वाला इंसान नहीं, मतलब भविष्य में उसकी, भविष्य तक पहुंचने वाला इंसान या भविष्य तक सोचने वाला इंसान, कि आगे मैं क्या करूंगा, आगे मैं अपने बिजनेस को कहां तक ले जाऊंगा, इसके अलावा आगे भविष्य में और क्या होने की संभावनाएं हैं ये भी जान लेना। जैसे आज के बहुत सारे बिजनेसमैन ये जानते हैं कि आगे का जमाना टेक्नोलॉजी का है। किसका है, टेक्नोलॉजी का। तो आज के बिजनेसमैन जो भी कुछ आइडिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। आज देख रहे होगे तो मैनुअल चीजें कम हो रही हैं, ऑटोमेशन की चीजें ज्यादा हो रही हैं। ऑटोमेशन यानी हर जगह मशीनें 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 लगाई जा रही हैं, और मशीनों के हिसाब से फिर लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, रखा जा रहा है जॉब पे, कि इन मशीनों को हैंडल करना है। पहले बहुत सारे काम हाथों से होते थे, पहले तो कंप्यूटर भी नहीं था, तो लोग फाइलों में काम करते थे। कंप्यूटर आया तो फाइलों से चीजें कंप्यूटर में चली गई, डेस्कटॉप पे चली गई, डेस्कटॉप से हाथ में आ गई, लैपटॉप में, मोबाइल में आ गई। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मतलब कहने का मतलब आगे बढ़ रही है, उसी तरह से सोच बढ़ी आगे। तो जो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, फ्यूचर विजन वाला होना चाहिए, यानी चील की निगाह वाला, कि भाई वो आगे की भी कुछ चीजों को भाप सके, देख सके, समझ सके। द एंटरप्रेन्योर हैज अ गुड फोरसाइट अबाउट फ्यूचर मार्केट सिचुएशन। तो यहाँ पे मेन पॉइंट तो ये है मार्केट सिचुएशन, क्योंकि भाई खेलना कहाँ है उसे, मार्केट में। किधर खेलना है, मार्केट में। आपने देखा होगा ना, जब क्रिकेट मैच होता है,
मैं तो धोनी वोनी के टाइम पे खासकर देखता था। धोनी मार्केट बोल रहा हूँ, धोनी जो है पिच पे जाकर ना पिच को देखता था, समझता था वो। था मतलब अभी भी अगर आईपीएल वगैरह देखोगे तो उसमें वो इंसान पिच को समझने की कोशिश करता है। पिच में से धूल उठाता है और ऐसा हवा में छोड़ता है, देखता है हवा किस तरफ बह रही है। यानी पूरे ग्राउंड को समझता है वो और उसके हिसाब से प्लान करता है। इसीलिए उसका कैप्टेंसी में नाम बहुत ज्यादा आ गया। वैसे एंटरप्रेन्योरशिप में अगर नाम अच्छा करना है तो आपकी काबिलियत होनी चाहिए कि आप मार्केट को भाप सको कि आगे मार्केट कहाँ जा सकता है। ही शुड ऑल्सो हैव नॉलेज अबाउट एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट। यस, एक होता है इंटरनल बिजनेस एनवायरमेंट और एक होता है एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट। इंटरनल बिजनेस एनवायरमेंट का मतलब अपने बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है उसको समझना, यानी अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉय को, अपने प्रोडक्ट को, अपने प्राइस को, अपने अंदर काम करने वाले लोगों को, अपने डिपार्टमेंट को, उनके बीच के कोऑर्डिनेशन को, इसको बोलते हैं इंटरनल बिजनेस एनवायरमेंट। सॉरी। एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट क्या है? बिजनेस के बाहर। बाहर में सब कुछ आ गया। बाहर में गवर्नमेंट आ गई, बाहर में मार्केट आ गया, बाहर में वो लोग आ गए जिसको प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। बाहर पे एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट में खुद एनवायरनमेंट भी आ गया। आपदा, भूकंप, बारिश, ये सब आ जाती है उसमें। टेक्नोलॉजी आ जाती है, इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन आ जाता है, सब कुछ आ गया। बिजनेस से बाहर जाकर बाहर जो दिख रहा है वो सब बिजनेस एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट में आ गया। दिस विल हेल्प हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजंस अकॉर्डिंग टू बिजनेस सिचुएशंस एंड चेंजेस इन द मार्केट, सो ही कैन टेक टाइमली एक्शन फॉर द सेम। यस, अगर वो ऐसा इंसान है जो मंद है, कुछ नहीं सोचता आगे के बारे में, तो मार्केट में अचानक कभी कल को मंदी आ जाएगी, उसने बहुत सारा स्टॉक रखा है प्रोडक्शन कर करके, मार्केट में आ गई मंदी, सारा स्टॉक खराब हो जाएगा। लेकिन अगर वो मार्केट में बार बार जाके झांकता है, देखता है, समझता है, कोशिश करता है कि क्या चल रहा है मार्केट में, मेरे कॉम्पिटिटर क्या क्या कर रहे हैं, सरकार क्या क्या कर रही है, टैक्स किस पे लगा रही है, किस पे छूट दे रही है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, उस सबकी खबर रखता है, तो उसके हिसाब से वो डिसीजन ले पाएगा। ठीक है ना? और जब इतना सब कुछ पता होगा और डिसीजन लेगा तो सीधी सी बात है उसका डिसीजन कहीं ना कहीं अच्छा निकले के आएगा ही आएगा। ठीक है। अगला है हार्डवर्क। ये तो बहुत ही कॉमन पॉइंट है, बिना हार्डवर्क के क्या होता है। तो एन एंटरप्रेन्योर इज ready to work hard. It is more necessary when a new venture is started. तो पहली बात तो भाई हार्ड वर्क तो सभी को करना होता है, लेकिन अगर वो वेंचर नया है, न्यू वेंचर मतलब नया बिजनेस, नया काम, नया धंधा, नया स्टार्टअप, तो कुछ भी अगर नया है तो हमें शुरू में ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसका नाम बनाने के लिए, उसका गुडविल बनाने के लिए। इसलिए हार्डवर्क स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लगती है। जैसे ही नाम बन गया फिर आप अपना सामान्य काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं ना। हार्डवर्क तब तक जरूरत है जब तक आपको बिजनेस को बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है। जहां आपने सोचा कि बिजनेस बड़ा हो चुका है, अब इसको ऐसे नॉर्मली लेके चलना है, तो वहां पे आप फिर नॉर्मल बिहेवियर कर सकते हैं। लेकिन शुरू में तो भाई मेहनत करनी पड़ती है ना, क्योंकि आपके बिजनेस को कोई नहीं जान रहा है, ना आपके प्रोडक्ट को कोई जान रहा है, ना आपके नाम को कोई जान रहा है, तो गुडविल बनाने में टाइम जाता है, तो इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। ही हैज टू वर्क फॉर अ लॉन्ग आवर्स। यस, शुरू में बहुत मेहनत करनी होती है, लंबे समय तक। मेनी अ टाइम्स ही हैज टू हैंडल द मेन एरिया ऑफ बिजनेस इंडिपेंडेंटली। और बहुत बार तो शुरू में ऐसा होता है कि जो कोर बिजनेस बिजनेस का जो कोर पार्ट होता है, जैसे प्रोडक्शन, सेल्स और फाइनेंस, ये उसको खुद देखना पड़ता है, क्योंकि अगर उसमें गलती हुई तो बिजनेस डूबने के या बिजनेस लो होने के चांस होते हैं। उसमें घपला मतलब कुछ भी फ्रॉड टाइप भी हो गया, किसी और को जिम्मेदारी दी, उसने फ्रॉड वगैरह कर दिया, तो बहुत दिक्कत आ सकती है। तो शुरू में उसे बहुत खुद को एकदम ग्राउंड लेवल पर हर छोटे इंसान, छोटे बड़े हर तरह के लोगों से मिलना पड़ता है शुरू में, जब बिजनेस नया है तो। ठीक है ना? दिस विल मेक हिम सक्सेसफुल। और वही इंसान सच में सक्सेसफुल होता है। कोई ऐसा इंसान है जिसने पैसा लगा के बिजनेस चालू कर दिया और खुद देख ही नहीं रहा है, मालिक की तरह बैठा है, तो वो बिजनेस हमेशा वहीं रह जाएगा, या तो डूब जाएगा या तो वहीं रहेगा, वो बड़ा नहीं होगा कभी। बड़ा वही बिजनेस होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी छोटी मोटी दुकान भी तो बड़ी कब होगी, जब वो मालिक खुद वहां बैठकर मेहनत करे, काम करे। ठीक है। लिखा है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर की विशेषताएं पढ़ रहे हैं हम, तो एंटरप्रेन्योर में क्या होना चाहिए कि उसको तकनीकी ज्ञान हो। अब बोलोगे सर तकनीकी मतलब क्या, मशीन चलाने आनी आती हो या कंप्यूटर चलाने आता हो क्या? तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? एन एंटरप्रेन्योर हैज गुड टेक्निकल नॉलेज अबाउट हीज बिजनेस। यानी आप, अगर आपने बिजनेस ओपन किया है तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर आप तब कहलाओगे जब आप अपने बिजनेस की तकनीक के बारे में जानते रहोगे। कहने का मतलब क्या है कि
मान लो आप घड़ी बनाते हो, घड़ी का बिजनेस है, तो उस घड़ी को बनाते वक्त क्या प्रोसेसिंग इस्तेमाल हो रही है, क्या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है, कौन सी मशीन इस्तेमाल हो रही है, कितना मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, मतलब बेसिक टेक्निकल नॉलेज आपको होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको आपका ही एम्प्लॉय उल्लू बना के चला जाए आपको पता ही नहीं कि अंदर क्या क्या अंदर क्या क्या पड़ रहा है, समझ रहे हो? बहुत बेसिक चीज है। टेक्निकल नॉलेज का मतलब है बेसिक चीज है। ऐसा नहीं कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, सॉफ्टवेयर बनाने आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सॉफ्टवेयर कोई और बनाएगा, नो डाउट, लेकिन वो इंस्टॉल कैसे होगा, चीजें कैसे असेंबल हो रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रहा है, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। The entrepreneur has the ability to update himself with the latest knowledge about the product, process and technology। देखो सिंपल सी बात सुनिए, प्रोडक्ट के बारे में आपको अपने पता होना चाहिए, उसके प्रोसेस के बारे में, कैसे बन रहा है और कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करेगा, और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में। बस इतनी सी बात है, इतना आपको आपके बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका बिजनेस आपको ही नहीं पता, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स, यस, ये तो भाई एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। बातचीत, जो बोल सकता है वो कुछ भी बेच सकता है, ये किसी को मना सकता है, पॉइंट ये है। So entrepreneur need to communicate with different people like customers, suppliers, creditors, employees, etc. He must be able to express his ideas and strategy effectively. Yes, entrepreneur की बात कर रहे हैं हम, एक बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं जो अपने बिजनेस का मालिक है, तो उसे बहुत सारे लोगों को हैंडल करना होता है। कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट, सप्लायर, सप्लायर कौन होते हैं? जो रॉ मटेरियल देते हैं। एक घड़ी बनाना है तो ये प्लास्टिक, ये लोहा, ये सॉफ्टवेयर, ये कांच, ये सारी चीजें कौन देगा? कोई ना कोई सप्लायर देगा। क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स यानी जिनसे उधारी में लिया है, अब वो सप्लायर भी होते हैं उसके अंदर, और पैसे देने वाले लोग भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। एम्प्लॉयज जो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, वो सबसे अपने आइडिया के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने नॉलेज के बारे में उसको डिस्कस करना होता है। पता है दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी को मनाना, किसी को बोले ना, यस बुलवाना। यस मतलब, अब जैसे आप खुद सोचो कि आप एक प्रोडक्ट लेके गए किसी घर में, घर के जाके बेल बजाई, बोले कि ये प्रोडक्ट लाया हूँ और उसे बेचना है आपको। बहुत मुश्किल काम होता है बेचना, बहुत ज्यादा। किसी को मनाना कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत स्पेशल है, आप इसे ले लो, बहुत मुश्किल काम। तो ये कैसे हो पाएगा? जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी, उतना अच्छे से लोग सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, ठीक है, या मानते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर को भी गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, यानी अपनी बात रखने आनी चाहिए, उसे बात को सहजता से कहने आनी चाहिए, लोग समझ पाए इस भाषा में बात करनी चाहिए। सो इट इज नेसेसरी दैट देयर इज अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर, देखो सेंडर यानी जो बात कर रहा है, और रिसीवर यानी जिसको जिसको बात कही जा रही है, ऑफ द मैसेज। यानी मैं कुछ कह रहा हूँ और आप समझ नहीं रहे, फिर कोई मतलब नहीं है उस बातचीत का। जैसे अभी मैं चाइनीज में लेक्चर दूं तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, तो उसका कोई भी मतलब नहीं, भले ही मुझे कितना भी नॉलेज हो। तो मैं बात उस कम्युनिकेशन, मेरे कम्युनिकेशन का तरीका वो होगा जिसमें मैं कहूँ भी आसानी से और आप समझ भी जाओ आसानी से। तो एक एंटरप्रेन्योर में ये काबिलियत होनी चाहिए। जैसे देखो आजकल के नेता है, कितने स्मार्ट होते हैं वो लोग, फॉरेन में जाके भले ही कितने भी इंग्लिश बोले, इंडिया में वो जिस राज्य में जाएंगे वहां की भाषा बोलते हैं। वो तो छोड़ो, मैं तो एक दो इंटरव्यू देखा कि इवन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो यहाँ पे आकर वो राम राम कर रहे हैं, वो शाहरुख खान का नाम ले रहे हैं, शाहरुख खान के डायलॉग बोल रहे हैं। क्यों? ताकि इंडिया के लोगों को वो बता पाए कि हम, मतलब मैं आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ, मैं आपको समझता हूँ। कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, यानी मनाने की कोशिश करते हैं कि मैं भी आप में से ही एक हूँ। मोदी जी को देख लो, जनरली उनपे, उनको भी पाया गया कि वो जिस राज्य में जाते हैं वहां की वेशभूषा अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के लोग उनको अपना समझे। वो कॉस्ट्यूम से भी लोगों से बातें करते हैं, एक तरह से देखा जाए तो। आपके कपड़ों से भी कहते हैं ना, मतलब शब्द तो ठीक है, उसके अलावा भी आपके हाव भाव, आपका तरीका। अगर आप किसी से डांट के बात करो तो आप बात तो कर रहे हो, लेकिन आप एक और चीज बता रहे हो उसको कि आप कैसे हो। आप किसी को गाली दे के बात करो तो आप शब्द तो कह रहे हो, तो शब्द तो सुनेगा ही, साथ में आप ये भी बताओगे कि आपका कैरेक्टर कैसा है। तो कम्युनिकेशन स्किल कई सारे तरीके की है, हालांकि यहाँ पे सिर्फ बातचीत की बात हो रही है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सो एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए, पॉइंट खत्म। हाईली ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि वेरी पॉजिटिव पर्सन,
इतना पॉजिटिविटी होनी चाहिए उसके अंदर कि मतलब ओवर पॉजिटिविटी नहीं, लेकिन लॉजिकल पॉजिटिविटी होनी ही चाहिए। भले ही नेगेटिव चीजें चल रही हो फिर भी उसके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, जब तक एकदम सब कुछ खत्म ना हो जाए तब तक, हालांकि उसके बाद भी होनी चाहिए। सो एन एंटरप्रेन्योर हैज ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली, यस, ही इज ऑलवेज होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द मार्केट सिचुएशन इवन इन फेलर टाइम। देखो लिखा भी, बहुत बुरी से बुरी स्थिति भी आई है तो एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है कि वो हौसला रखे, क्योंकि एंटरप्रेन्योर ही सबका लीडर होता है, वो अपने एम्प्लॉय का, कस्टमर का, सबका होता है जनरली। जैसे आपके घर में ही पकड़ लो, घर में परेशानी आई है, अगर पापा ही हताश हो जाएं, निराश हो जाएं, निगेटिव हो जाएं, तो घर के सारे मेंबर परेशान रहेंगे, सारे मेंबर निगेटिव हो जाएंगे। तो घर में लीडर कौन है? जनरली मम्मी भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन जनरली चलो पापा मम्मी दोनों को ही ले लेते हैं। तो बहुत जरूरी है कि भाई पापा में क्या हो, एकदम पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव हो, ताकि बच्चे डाउन फील ना करें, या उन पे जो डिपेंडेंट है लोग उनको डाउन फीलिंग ना आए। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर भी सेम है, भले ही मार्केट फेलर चल रहा हो फिर भी एंटरप्रेन्योर को हाईली पॉजिटिव रहना है, मार्केट सिचुएशन को देखकर होपफुल रहना है। बोले ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद हमेशा रखनी। सच पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स हिम टू रन हिज बिजनेस सक्सेसफुली। तो चलो ये तो एक सेंटेंस लिखा है कि भाई अगर पॉजिटिव रहोगे तो बिजनेस में आगे बढ़ जाओगे, लेकिन क्यों होता है ऐसा? साइकोलॉजिकल रीजन भी। साइकोलॉजिकल रीजन क्या है कि जब आप पॉजिटिव रहते हो ना तो आप रास्ता ढूंढते हो कि इस प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन क्या निकाल सकता हूँ। लेकिन जब आप निगेटिव हो जाते हो कि अरे यार मेरे साथ ही ये होता है, मेरे साथ ही होना था, मैं जब भी कुछ करता हूँ बुरा हो जाता है, तो इसमें इंसान क्या करता है, खुद को हार हार मान लेता है, मतलब हारा हुआ मान लेता है। लेकिन जब हम पॉजिटिव अप्रोच में रहते हैं तो भले ही हमारे साथ बुरा हुआ हो, हम फेल हो गए हो, फिर भी हम उसमें कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार मैं फेल क्यों हुआ, अच्छा अच्छा मैंने ये गलती कर दी क्या, हो ये मिस्टेक कर दी मैंने, वो मुझे ऐसे करना चाहिए था। यानी इंसान रास्ता ढूंढता है, सॉल्यूशन ढूंढता है, और जैसे ही वो सॉल्यूशन ढूंढता है, सॉल्यूशन के लिए सोचता है, उसे कोई ना कोई उपाय मिलता ही मिलता है। वो एक डायलॉग है ना, पॉजिटिव डायलॉग, क्या कि भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो 10 रास्ते खोल देते हैं। वो उन्हीं लोगों के लिए जो पॉजिटिव सोचते हैं। नेगेटिव इंसान कभी भी वो 10 रास्ता नहीं देख पाएगा, वो एक ही रास्ता जो बंद हुआ है उस पर रोता रहेगा। इसीलिए एंटरप्रेन्योर कैसा होना चाहिए? सॉरी यार, सर्दी ज्यादा हो गई है। एंटरप्रेन्योर कैसा होना चाहिए? हाईली ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि फुल पॉजिटिव इंसान होना चाहिए। अगला है रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। यस, ये तो पहले भी हमने पढ़ा है कि भाई एंटरप्रेन्योर क्या होता है, रिस्क लेने वाला इंसान होता है, लेकिन रिस्क बियरिंग कैपेसिटी लिखा है, यानी कि उसकी सहने की क्षमता भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, पेशेंस बहुत अच्छा होना चाहिए उसका। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर टेक कैलकुलेटिव रिस्क। यस, जो सही में दिमाग वाला एंटरप्रेन्योर होता है वो कैलकुलेट करके रिस्क लेता है, क्या कि मैं कितना सह सकता हूँ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बेवकूफी भरा रिस्क ले लेना है, यानी कि देखो इतने सारे पॉइंट पड़े, इसका मतलब ये नहीं कि कुएं कुएं के यहाँ जाके खड़े हो जाओ और कूद जाओ कि नहीं मैं तो मरूंगा ही नहीं कुएं में कूदने से, और आपको तैरना भी नहीं आता, पक्का मर जाओगे। तो रिस्क भी लेना है तो पॉजिटिव, मतलब लॉजिकल रिस्क लेना है। समझ में आ रहा है? अभी हाईवे पे जाके किसी ट्रक के सामने जाके खड़े हो गया था, ट्रक लड़ जाएगी लेकिन मैं मरूंगा नहीं, इतना इसको पॉजिटिविटी नहीं, इसको बेवकूफी कहते हैं। तो रिस्क लेना भी है, पॉजिटिविटी भी, लॉजिकल, कुल मिला के सब लॉजिकल होना चाहिए कि सच में वैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक ना। यहाँ पे भी वही पॉइंट लिखा है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क। वो रिस्क तो लेते हैं लेकिन कैलकुलेशन के साथ कि मेरा इतना नुकसान होगा ना तो मैं सह दूंगा, मैं आगे और दूसरा कुछ सोच के आगे बढ़ जाऊंगा। सो ही इज रेडी टू फेस चैलेंजेस एंड ऑलवेज सीक न्यू एंड मोर अपॉर्चुनिटीज, लिखा भी है। तो इसको आप कई एंगल, अलग अलग एंगल से ले सकते हैं। अब इसको मैं बताऊं तो जैसे जैसे अगर मैं कोई नया बिजनेस चालू करूं, तो मैं अगर मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए एग्जाम्पल, तो मैं इस 10 लाख के ही बेस पे, मैं जैसा इंसान हूं मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, मैं इस 10 लाख के ही बेस पे बिजनेस को चालू करूंगा। हो बिल्कुल है कि भाई इसके अलावा मेरे पास एक घर है, मेरे पास गांव में कुछ खेत है, पापा के अकाउंट में कुछ पैसे हैं, मम्मी के अकाउंट में कुछ पैसे हैं, हो सकता है। लेकिन मेरे पास ये 10 लाख है। मेरा कैलकुलेशन क्या है कि मैं इसी 10 लाख को लगा के बिजनेस चालू करूंगा। अगर ये नहीं चला तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अगर ऐसा करता हूं कि मैं
अपना घर भी गिरवी रख देता हूँ, गाँव का खेत भी गिरवी रख देता हूँ, पापा मम्मी का भी सारा पैसा एक साथ सब कुछ लगा देता हूँ। मान लो सब मिला जुला के 50 लाख रुपए हो जाते हैं और 50 लाख मैंने बिजनेस में लगा दिया, तो क्या होगा? ये जनरली बेवकूफ़ी भरा रिस्क है। क्यों पता है? क्योंकि अगर ये डूबा तो आप सीधे सड़क पे आ जाओ, फिर आप दूसरा भी कुछ नहीं सोच पाओगे। समझ रहे मेरी बात? लेकिन अगर मैंने सिर्फ 10 लाख लगा के किया तो हो सकता है मेरा आइडिया फेल हो जाए, तो मेरा 10 लाख नुकसान होगा, लेकिन बाकी का 40 लाख की प्रॉपर्टी बाकी सब तो रहेगी ना। तो उस हो सकता है फिर मैं उससे थोड़ा थोड़ा कुछ और नया नया बिजनेस ट्राई करूँ 4 लाख 5 लाख लगा के। यानी सारा रिस्क एक साथ नहीं खेलना है, वो सिर्फ फिल्मों में होता है कि सब कुछ एक बार में लगा दिया। जुआ नहीं खेलना है, ठीक है ना? तो रिस्क सोच समझ के लेना है, इसलिए लिखा है कैलकुलेटर रिस्क। और जब हम कैलकुलेटर रिस्क लेते हैं तो हमारे पास और मौके आते हैं, नए आइडिया आते हैं, नई अपॉर्चुनिटी आती है। अब मैं पूरा 50 लाख लगा दूंगा तो फिर नया आइडिया नया सोच के लिए टाइम ही नहीं बचेगा मेरे पास, सड़क पे आ जाऊंगा मैं। लेकिन अगर मैं 10 ही लाख लगाता हूँ तो मेरे पास अभी भी 40 बचा होगा, जिसको मैं और नए आइडिया में नए अपॉर्चुनिटी में लगा सकता हूँ। आई होप समझ रहे हो। ठीक है, जुआ नहीं खेलना है, सोच समझ के काम करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, यस भाई, क्योंकि वो खुद लीडर है। देखो, एंटरप्रेन्योर का मतलब मैंने दो चीज बताई, एक तो इनोवेटर होता है यानी क्रिएटिव थिंकिंग वाला होता है, कुछ नया सोचने वाला इंसान होता है, साथ साथ वो लीडर होता है। लीडर एक लीडर की तरह काम करता है, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। एन एंटरप्रेन्योर हैज सेल्फ कॉन्फिडेंस, ही हैज पॉजिटिव डिजायर टू अचीव हिज गोल। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको खुद आत्मविश्वास है अपने ऊपर कि नहीं मैं कर लूंगा, तो हमें हमेशा अपने गोल की तरफ पॉजिटिव ही रहता है। सच सेल्फ मोटिवेशन कीप्स हिज स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट टू फेस वेरियस ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स यानी रुकावटें। तो इंसान जब पॉजिटिव होता है तो छोटी मोटी जब प्रॉब्लम्स आती है ना, वो इंसान झेल लेता है। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो निगेटिव है, हाय मेरे साथ ही होता रहता है, मैं ही बुरा हूँ, मेरे साथ ही ऐसे लोग काम करते हैं, ये ठीक से काम नहीं करता, वो ठीक से काम नहीं करता। जब हम निगेटिव होते हैं तो हम ऐसी बातें करते हैं लेकिन जब हम पॉजिटिव होते हैं तो उन लोगों में भी अच्छी चीजें ढूंढते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये फीचर समझ में आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, एक बार और इस लेक्चर को देख सकते हो ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम पर्पज के लिए भी जरूरी है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।